हेलो दोस्तों, ये डिवाइन लेवलिंग सिस्टम मानवा एक्सप्लेनेशन पार्ट 10 है। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहां क्लिक करें, जिससे आप हमारे चैनल के डिवाइन लेवलिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि शू और हाउलिंग एक ट्रेजर शॉप में जाते हैं। अटेंडेंट उनका स्वागत करती है। वह बोलती है, यहाँ स्किल कार्ड्स, हेट्रो क्रिस्टल्स, हथियार और कॉम्बैट सूट्स मिलते हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? हाउलिंग जवाब देती है, मैं इसके लिए कुछ स्किल कार्ड्स लूंगी। कार्ड्स देखते हुए वो पूछती है कि यहाँ सिर्फ सिल्वर रैंक के स्किल कार्ड ही क्यों हैं? कोई डायमंड लेवल का नहीं है क्या? अटेंडेंट जवाब देती है, ऐसे हाई लेवल स्किल कार्ड शायद ही ब्लैक सी सिटी में कहीं मिलें। दुकान में मौजूद बाकी ग्राहक कहते हैं, हमने कभी किसी के पास डायमंड कार्ड नहीं देखा, जब तक कि वो रैंक 6 या ऊपर का ना हो। ऐसे कार्ड तो खजाने जैसे होते हैं जो फैमिलीज विरासत में रखते हैं। हाउलिंग शू को सिल्वर कार्ड्स ही देखने के लिए कहती है, पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा। कुछ ग्राहक कहते हैं, वो बहुत सुंदर है, अगर हम शू की जगह होते तो हम भी खुशी से उसके स्टूडेंट बन जाते। शू बताता है, मेरा मेन वेपन भाला है, तलवार और चाकू मुझे सूट नहीं करते। लड़की पूछती है, तुम हमेशा तलवार लेकर चलते हो, तुम्हारा भाला कहाँ है? शू जवाब देता है कि भाला उसके सफर के दौरान एक लड़ाई में टूट गया था, और बोलता है जब मुझे वॉरियर लाइसेंस मिल जाएगा तब मैं ऑनलाइन एक नया भाला खरीद लूंगा। हाउलिंग उसे भरोसा दिलाती है और हाथों से इशारे करके कई सामान पैक करने के लिए कहती है। अटेंडेंट सामान पैक करती है और बताती है 8 सिल्वर रैंक स्किल कार्ड्स की टोटल कॉस्ट 25 लाख अलायंस कॉइन्स हुआ है। हाउलिंग शू को कार्ड्स देती है और कहती है कि यह एक वेलकम गिफ्ट है। शू देखता है कि स्किल कार्ड्स में टाइगर फोर्स पंच, चेन किक, फ्लेमिंग क्लॉ और 5 भाले के स्किल्स शामिल है। शू कहता है, ये बहुत ज्यादा लगते हैं और अब तक उसके देखे हुए स्किल्स से कहीं बेहतर हैं। हाउलिंग हंसकर कहती है, मैंने कभी भाले के स्किल्स नहीं खरीदे हैं, इसलिए इनको रैंडम चुन लिया है, और अगर उसे स्किल कार्ड्स पसंद नहीं आएंगे तो वो बाहर इनको बेच सकता है। हाउलिंग बोलती है कि यहाँ मुझे कोई भाला पसंद नहीं आया, लेकिन जब मुझे नया भाला मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट तैयार करूंगी। दुकान में मौजूद लोग कहते हैं, उसने अपने स्टूडेंट को 20 लाख से ज्यादा के स्किल कार्ड्स गिफ्ट कर दिया है। सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा मास्टर होता। शू सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके पास कैसी बैक स्टोरी होगी। उसने उनके रहने के लिए 1 लाख से ज्यादा के 2 रूम्स रिजर्व किए हैं। वो खुद से मजाक करता है, अगर मैं मास्टर का पीछा करता रहा तो जल्द ही रिटायर हो सकता हूँ। और सोचता है कि उसकी असली उम्र क्या होगी। जमीन पर बैठे हुए शू मार्शल आर्ट्स के 3 स्किल्स सीखने का फैसला करता है और बाकी कार्ड्स को सिस्टम के हेल्प से कंबाइन करने का फैसला करता है। टाइगर फोर्स पंच, चेन किक्स और फ्लेमिंग क्लॉ को देखते हुए वह सोचता है कि ये सभी मूव एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। वह अपनी एक्सप्लोसिव फिस्ट को टाइगर फोर्स पंच के साथ जोड़ने की सोचता है ताकि उसका अटैक और खतरनाक हो जाए, या फिर बीच अटैक में फ्लेमिंग क्लॉ का इस्तेमाल करके दुश्मन को चौंका सके। तभी दरवाजे पर कोई आवाज आती है। वह देखता है, बहुत रात हो चुकी है। सोचता है, ये कौन हो सकता है? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे लगता है कि शायद उसकी मास्टर उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए आई है। वह मजाक करता है कि आधी रात को एक अकेले लड़के के कमरे में एक लड़की क्या करने आ रही है। वह पूछता है, कौन है वहां? एक आवाज आती है, तुम्हारे दोस्त ने रात का खाना भेजा है। शू सोचता है कि मास्टर उसके बारे में कितना सोचती है। इतनी ट्रेनिंग के बाद उसे अब भूख भी लगने लगी है। वह दरवाजा खोलता है और उन्हें धन्यवाद कहता है, लेकिन तभी वेटर खंजर से हमला करता है। प्रोटैगोनिस्ट तेजी से पीछे हटता है और उसका वार रोकता है। शू एक जोरदार धक्का देकर टेबल को दूर फेंक देता है। एक दूसरा व्यक्ति उस पर झपटता है। शू उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा व्यक्ति बच निकलता है और पीछे से हमला करता है। शू अपनी सोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करता है और हमले को रोक देता है। छोटा दुश्मन चौंक जाता है और सोचता है कि एक रैंक 2 वॉरियर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। शू फ्लेमिंग क्लॉ से हमला करता है और दुश्मन की हाथ को आग से जला देता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वह सोचता है जो जानकारी उसे दी गई थी वो गलत थी। तभी शू उसे जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो उड़ जाता है और मारा जाता है। वेटर ये देखकर चौंक जाता है। वह सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। उन्हें तो बताया गया था कि शू सिर्फ भाला चलाना जानता है। अब शू उसकी ओर देखता है। वेटर डर जाता है। शू चार्ज स्ट्राइक टाइगर पंच से हमला करता है। वेटर चिल्लाता है, ये कौन सा पंच है जिससे हवा में इतना जोरदार प्रेशर आ रहा है? वह शू को रुकने के लिए कहता है, बोलता है कि वो हुआ टेम्पल से है और शू उसे नहीं मार सकता। बिना कुछ कहे शू मुक्का मारता है और वेटर को खत्म कर देता है। लाश को देखते हुए शू सोचता है, हुआ टेम्पल सच में ताकतवर होगा, लेकिन अगर मैंने अपनी ताकत न छुपाई होती तो इन्हें हराना इतना आसान न होता। वह सोचता है, क्या इन हमलावरों के पीछे टांग फैमिली है? हाउलिंग उसे देखती है और अपने दुश्मन को इतनी जल्दी खत्म करने के लिए उसकी तारीफ करती है, बिल्कुल जैसे उसको अपने स्टूडेंट से उम्मीद थी। उसने देखा है कि कैसे उसने एक पल में खुद को मजबूत कर लिया, जिससे खंजर का वार भी उस पर असर नहीं कर पाया। शू पूछता है, तुम कब आई? वह जवाब देती है, जब उस पे खंजर से हमला हुआ था
शू गुस्से में कहता है, तुम कैसी मास्टर हो जो वहां बैठकर चाय पी रही थी जब दो लोग तुम्हारे स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रहे थे। हाउलिंग हंसते हुए कहती है, मुझे अपने स्टूडेंट पर भरोसा है। शू बहस नहीं करता, सांस छोड़ते हुए कहता है, अब इन लाशों का क्या करें। हाउलिंग कहती है, अपना सामान समेटो, मैं रिसेप्शन से दूसरा कमरा ले लेती हूँ। वहां से जाते हुए वह कहती है, चिंता मत करो, सुबह तक सब साफ हो जाएगा। अगले दिन मार्शल आर्ट लीग में रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मार्शल आर्ट लाइसेंस की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी। सभी लोग नॉर्थन कोर्ट यार्ड टेस्ट के लिए जाने से पहले अपना सर्टिफिकेट्स जमा कर दें। हाउलिंग कहती है, लाइन में लग जाओ, मैं एग्जामिनर रूम में तुमसे बाद में मिलूंगी। उसे शुभकामनाएं देती है। तभी एक तेज आवाज आती है जो सबको हटने के लिए कहती है। लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं, ये कौन घमंडी आदमी है। एक व्यक्ति कहता है, शांत रहो, उसे भड़काना मत। एक बड़ा आदमी शू के पास आता है और कहता है, क्या तू बहरा है? मैंने कहा था रास्ते से हट जा। शू पूछता है कि इतनी जल्दी क्या है और उसे लाइन में शामिल होने के लिए कहता है। वह आदमी चिढ़ जाता है और पूछता है कि उसे हर साल इन जैसे कचरों का सामना क्यों करना पड़ता है। आह भरते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वह फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह शू जैसे बेवकूफों को मार पाए। दर्शक कहते हैं कि वह लड़का चाव से पंगा ले रहा है। चाव पास आता है और चेतावनी देता है कि शू मुसीबत को बुला रहा है। शू अपनी एक्सप्लोजिव फिस्ट से जवाबी हमला करता है। दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन शू अपनी जगह बना रहता है। वह चाव के हाथ को घायल कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। शू कहता है कि चाव को इस साल उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा और पूछता है कि क्या कोई और लाइन काटना चाहता है। सभी लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं कि वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे सभी अच्छे नागरिक हैं और ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। एग्जामिनर्स पार्टिसिपेंट्स की ताकत का मूल्यांकन शुरू करते हैं। शू का नाम पुकारा जाता है और वह टेस्ट एरिया में जाता है। वह देखता है कि पार्टिसिपेंट्स की एवरेज ताकत करीब 800 है, जो कि मुश्किल से रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। उसे शक होता है कि मशीन उसकी असली ताकत को पहचान पाएगी या नहीं, क्योंकि उसका फेन स्किल अभी एक्टिवेट है। ये स्किल उसकी ताकत को दूसरों से छिपाने में मदद करता है। सिस्टम उसकी जांच करता है और उसकी बैटल स्ट्रेंथ 890 दिखाता है। शू राहत महसूस करता है। वह सोचता है कि अच्छा हुआ ये 1500 से ज्यादा नहीं हुआ, वरना उसे रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट का लेबल मिल जाता और लोग उसके कम मार्शल स्किल का मजाक उड़ाते। लोग हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतना जवान लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। एग्जामिनर सबको निर्देश देते हैं कि वे टेस्ट जोन में आगे बढ़ें। एक एग्जामिनर सबको लाइन बनाने के लिए कहती है। शू अपने मास्टर को देखता है। उसे लगता था कि वह मजाक कर रही है, पर अब पता चलता है कि वह सच में एग्जामिनर है। एग्जामिनर एक लड़के से कहती है कि पास होने के लिए उसके एक पंच 1000 केजी तक पहुंचना चाहिए। लड़का पूछता है, क्या आप वाकई एग्जामिनर हैं? वह पूछती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? लड़का कहता है, उसका खुद का पंच भी 1000 किलोग्राम तक नहीं पहुंचता होगा। भीड़ हंसती है और पूछती है कि एक बच्ची को एग्जामिनर किसने बना दिया। हाउलिंग शांति से कहती है, कोई बात नहीं। वह हाथ से मशीन में पंच करती है और कहती है, ध्यान से देखो। डिवाइस उसकी ताकत 99,999 किलोग्राम दिखाता है। हर कोई दंग रह जाता है। एक लड़का कहता है, मशीन खराब है, वह खुद से टेस्ट करेगा है। उसकी ताकत 895 किलोग्राम आती है। एग्जामिनर कहती है, मशीन बिल्कुल ठीक है, और उसे बाहर कर देती है। वह लड़का आरोप लगाता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है। वह जवाब देती है, तुम्हारी ताकत कम है, अब यहाँ से निकल जाओ। आदमी गुस्से में उसे गाली देता है और हमला करता है। वह बिना मेहनत के उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। वह लड़का दर्द में चिल्लाता है और घुटनों पर गिर जाता है। हाउलिंग कहती है, तुम्हारे पास 30 सेकंड्स हैं यहाँ से जाने के लिए, उसके बाद तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। लड़का जल्दी से माफी मांगता है और भाग जाता है। वह पूछती है कि क्या कोई और ट्राई करना चाहता है। फिर वो नेक्स्ट पर्सन को आगे आने के लिए कहती है। शू आगे आता है। हाउलिंग देखती है कि ये तो उसका स्टूडेंट है। शू बोलता है कि उसने उससे कई बार कहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर उसे स्टूडेंट मत कहो। हाउलिंग मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल, और फिर से उसे स्टूडेंट कहती है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है, क्या तुम सच में एग्जामिनर हो? हाउलिंग कहती है, हाँ, मैं मार्शल आर्ट लीग की 3 स्टार मेंबर हूँ और मुझे अक्सर एग्जाम्स लेने बुलाया जाता है। शू लीग में 5 लेवल मेंबरशिप के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि 5 स्टार मेंबर सबसे ऊपर होते हैं। 4 स्टार मेंबर्स राज्य नेता या महान वॉरियर होते हैं। 3 स्टार मेंबर्स भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। एग्जामिनर अब शू को अपनी ताकत मापने के लिए कहती है। शू पंच मारता है और मशीन उसकी ताकत 1999 किलोग्राम दिखाती है। लोग हैरान हो जाते हैं और फुसफुसाते हैं कि वो वाकई उसका स्टूडेंट होगा। हाउलिंग कहती है कि ये अभी भी कम है। फिर उसने याद दिलाया कि अभी 100 मीटर की दौड़ और 50 किलोमीटर का स्टैमिना टेस्ट बाकी है। उसे चेतावनी देती है कि मुझे शर्मिंदा मत करना, अपना फोकस बनाए रखो। मार्शल आर्ट लीग के रिसेप्शन हॉल में एक कर्मचारी मुस्कुराते हुए शू को मार्शल आर्ट लीग का मेंबर बनने के लिए बधाई देता है। उसे उसका मार्शल आर्टिस्ट कार्ड सौंपती है और समझाती है कि तुम्हारा आईडी नंबर कार्ड के पीछे है।
और लॉगिन पासवर्ड तुम्हारी आईडी के लास्ट 6 डिजिट्स होंगे। इस कार्ड से तुम लीग की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, हथियार खरीद सकते हो और कई सुविधाएं इस्तेमाल कर सकते हो। शू ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद हाउलिंग उसके पास आती है और पूछती है, तो कैसा लग रहा है? मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद बिना जवाब का इंतजार किए उसने शू को किनारे ले जाकर कहा, मेरा एग्जामिनर का काम अब खत्म हो गया है। लीग ने मुझे एक नया मिशन सौंपा है। इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हें ट्रेन नहीं कर पाऊंगी जब तक वहां से लौट ना आऊं। शू ने मन ही मन राहत की सांस ली। आखिरकार इससे छुटकारा मिला। मास्टर शू की आंखों में देखती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं करोगे? शू मजाकिया अंदाज में घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, प्लीज मत जाओ, मुझे और ट्रेनिंग दो। हाउलिंग उसे थप्पड़ मारती है और उसे गाली देती है और पूछती है कि अब वो कहाँ जाएगा। शू जवाब देता है कि वो अब पाथ ऑफ डेथ पर जा रहा है क्योंकि उसे सैंक्चुअरी एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे वो रास्ता पार करना होगा। उसकी मास्टर उसे चेतावनी देती है कि तुम्हारे अभी के लेवल पर यह बहुत खतरनाक सफर है, लेकिन अगर उसे एडमिशन मिल रहा है तो उसे जाना चाहिए। हाउलिंग बोलती है कि जैसा उसने वादा किया था, उसको मार्शल आर्टिस्ट लाइसेंस मिलने की खुशी में उसने उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। ये हथियार एक स्पीयर है। शू चौंक जाता है, पूछता है कि उसे ये कहाँ से मिला। वो बोलती है कि ये मुझे लीग के ब्रांच हेड से मिला है। बोलती है, तुम इसे अपनी सोर्स एनर्जी से और मजबूत बना सकते हो, लेकिन ये वैसे भी एक हाई लेवल वेपन है और बहुत मजबूत है जो उसकी कॉम्बैट पावर को बढ़ा देगा। शू ने हथियार को गौर से देखा और पूछा कि क्या ये सच में एक हाई लेवल वेपन है? हाउलिंग ने बताया कि इसका नाम ब्लैक ऑन है और इसे स्पीयर मास्टर बैरी द्वारा छोड़ा गया था। शू ने हाउलिंग को देखा, फिर भाले को, और पूछता है कि कहीं ये ब्लैक सी मार्शल आर्टिस्ट यूनियन के लीडर बैरी का भाला तो नहीं है? हाउलिंग नहीं में जवाब देती है। शू पीछे घूमता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम बैरी की बेटी हो और ये भाला ब्लैक सी मार्शल आर्टिस्ट यूनियन द्वारा लीडर को दिया गया होगा। हाउलिंग उसे नॉवेलिस्ट बन जाने के लिए कहती है और उसकी कल्पना की तारीफ करती है। पूछती है कि वो बैरी की बेटी कैसे हो सकती है क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं है। शू बोलता है कि तो फिर तुम उनकी पोती होगी। हाउलिंग उसे चुप रहने के लिए कहती है, बताती है कि उनका बस सरनेम ही मिलता है। हाउलिंग उसे भाले को ट्राई करने के लिए कहती है। शू भाला उठाता है और महसूस करता है कि ये काफी भारी है। पूछता है, ये इतना हैवी क्यों है और इसका वजन कितना है? हाउलिंग बोलती है 500 केजी। शू कहता है, तब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे उठाना इतना मुश्किल है। वो देखता है कि ये ब्लैक स्टील मीटियोराइट स्टोन से बना है। हाउलिंग उसे बताती है कि ये दुनिया का एकमात्र भाला है जो ब्लैक स्टील मीटियोराइट स्टोन से बना है। शू याद करता है कि ये मीटियोराइट 100 साल पहले गिरा था जिसने एक पूरा शहर को तबाह कर दिया था और अब वहां सिर्फ ज़ॉम्बीज और म्यूटेटेड बीस्ट हैं। इम्पैक्ट के बाद एक विशाल पत्थर बचा था। कुछ लोग उस मीटियोराइट को लेकर आए और उसके इस्तेमाल से 12 अलग अलग हथियार बनाए। ये न सिर्फ सबसे तेज हथियार है बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत हथियारों में से एक है। शू पूछता है कि क्या सच में वो मुझे इतनी कीमती हथियार दे रही है? हाउलिंग उसे भरोसा दिलाती है और बोलती है कि मैं वही वादा करती हूँ जो निभा सकूं। अब मुझे नया मिशन मिला है, इसलिए अब उन्हें यही अलग होना पड़ेगा। जाते हुए वो शू को गुड बाय कहती है और बताती है कि अगर उसे कभी मौका मिले तो स्काई स्पेस सिटी जरूर आए। शू स्काई स्पेस सिटी के बारे में पूछता है। हाउलिंग बताती है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो कि फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो पूरे शहर को हवा में रखता है। सिर्फ रैंक 5 और उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट या टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति ही उसमें एंट्री पा सकते हैं। शू कहता है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि वो एक अमीर लड़की है और मजाक में बोला कि शायद उसे उसका पीछा करना चाहिए। शायद कहीं उसका पीछा करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। किसी और स्थान पर एक आवाज कहती है, इतनी लापरवाही? रैंक 2 के 2 वॉरियर्स एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को भी नहीं मार पाए। नीचे झुका हुआ आदमी बोलता है, वो लड़का बहुत स्ट्रांग है और कहीं से रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। गुस्से में आदमी जमीन पे कुछ फेंकता है, उसे तोड़ देता है और बोलता है, वो लड़का टांग फैमिली से जुड़ा है और उस फैमिली से मुझे अपना एक पुराना कर्ज उतारना था, लेकिन उस बच्चे ने मेरे ही लोगों को खत्म करने की हिम्मत की। एक दूसरे स्थान पर एक अनाउंसमेंट होता है कि पार्ट ऑफ डेथ जाने वाली ट्रेन रवाना हो चुकी है। अगर किसी से ट्रेन मिस हो गई है तो सर्विस डेस्क पर जाकर ट्रेन चेंज करने या रिफंड करने की रिक्वेस्ट करें। प्रोटैगनिस्ट रिसेप्शन पर पहुंचता है और पूछता है, क्या ट्रेन निकल चुकी है? एक दिन में तो 3 ट्रेनें चलनी चाहिए थीं। रिसेप्शनिस्ट बताती है, पार्ट ऑफ डेथ बहुत खतरनाक है, इसलिए वहां बहुत कम लोग जाते हैं और कम फायदा होने के कारण अब 3 की जगह सिर्फ एक ट्रेन चल रही है। शू अगली सुबह वाली ट्रेन का टिकट लेता है, थैंक्स कहता है और चला जाता है। वो सोचता है, अब जब ट्रेन कल है तो मार्शल होटल जाकर वहीं रात बितानी चाहिए। ये होटल थोड़ा महंगा है पर आरामदायक भी है। चलते वक्त वो सोचता है, क्या वो लोग अब भी उसका पीछा कर रहे हैं? फिर हंसते हुए सोचता है, शायद टेम्पल ने उसके एक्सपीरियंस के लिए और लोग भेजे हैं। और फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। एक ग्रुप उसे घेर लेता है और कहता है, वो इतने आसानी से नहीं भाग सकता। शू बोलता है, वे लोग उसका स्टेशन से पीछा कर रहे हैं, क्या वो अब तक थके नहीं हैं? वो देखता है कि सब रैंक 2 वॉरियर हैं
सिवाय एक रैंक 3 के, मतलब वो अब उसे सीरियसली ले रहे हैं। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, फास्ट ग्रोथ मिशन कंप्लीट हो गया है। शू खुश हो जाता है और अपनी एनालाइजिंग आईज से सबकी रैंक और नाम चेक करता है। जैंग अपनी टीम को रेडी होने के लिए कहता है, लेकिन शू अचानक अपना ट्रेनिंग वेट उतार देता है और सिस्टम को सारे पावर पॉइंट स्ट्रेंथ में डालने के लिए कहता है। पार्क हैरान होकर कहता है, क्या वो अब तक इतना हैवी वेट कैरी कर रहा था? जैंग आगे बढ़ता है और कहता है, तुम ये मत सोचना कि हम डरने वाले हैं। वो शू पे हमला करता है लेकिन तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस करता है। शू पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ निशाना लगा रहे हो? उसके स्पीड का मजाक उड़ाता है और अपने स्किल का यूज करके उस पर हमला करता है और उसे उड़ा देता है। बाकी टीम मेंबर्स भी एक साथ हमला करते हैं, लेकिन शू उन्हें हराने के लिए अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और उन्हें दूर फेंक देता है और खत्म कर देता है। फिर दो लोग और आते हैं। बिना किसी परेशानी के शू फ्लेमिंग क्लॉ स्किल का यूज करके दोनों पर एक साथ हमला करता है। कुछ ही देर बाद लगातार किक से दोनों को खत्म कर दिया जाता है। पार्क पूछता है, क्या ये सच में रैंक 2 वॉरियर की ताकत है? उसका साथी बोलता है, ये बहुत खतरनाक है। जैंग शू की ताकत देखकर कहता है, अगर मेरी डिफेंस स्किल हाई लेवल का ना होता तो उसका पंच मेरी हड्डियां तोड़ देता। वो कहता है, इस बार शू को हर कीमत पर खत्म करना होगा। जैंग हमला करता है। शू उसे पंच मारता है, लेकिन उसका हाथ जैंग के आर पार चला जाता है। शू समझ जाता है कि ये उसका रियल बॉडी नहीं है। जैंग अपने स्किल का यूज करके शू के पीछे से हमला करता है। हमले के बाद जैंग देखता है कि शू के कंधे पर चोट लगी है और वो दोबारा हमला करने की तैयारी करता है। जैंग गोल्डन मार्शल टेक्निक 1000 इल्यूजन स्ट्राइक यूज करता है और बोलता है कि ये हमला तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। शू मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बहुत कमजोर हमला है। जैंग आगे बढ़ता है। शू कहता है कि मैं क्लोन्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट हूँ। सभी क्लोन्स से बचते हुए शू जैंग के सामने आता है। जोंग हैरान हो जाता है और पूछता है कि तूने मेरी टेक्निक को कैसे समझा और मेरा नाम कैसे जानते हो? शू बोलता है, ये तो हमले के नाम पर एक मजाक था। फिर शू टाइगर फोर्स पंच और एक्सप्लोसिव फिस्ट से जोंग पर हमला करता है और उसे उड़ा देता है। घायल होने के बाद भी जैंग चिल्लाता है, मैं तुझे अपने साथ लेकर मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही जैंग ने अपनी स्किल का उपयोग किया, शू को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये भी एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्किल है। वह तेजी से कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक जोरदार विस्फोट होता है। शू पीछे की ओर फिक जाता है और दीवार से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दर्द में कराहते हुए वह सोचता है, अगर मैंने मास्टर से सीखी स्किल, जिसमें पूरे शरीर को सोर्स एनर्जी से ढककर अपना डिफेंस मजबूत किया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज यहीं खत्म हो जाता। बाकी टीम मेंबर्स पास आते हैं और चैन की सांस लेते हैं। कहते हैं, भले ही हमारा लीडर तुम्हें सेल्फ डिस्ट्रक्शन से भी खत्म नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम शायद अपनी मुट्ठी भी नहीं उठा सकते। वे लोग वादा करते हैं कि अब हम तुम्हें धीरे धीरे मारेंगे और अपने लीडर के मौत का बदला लेंगे। शू मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपनी मुट्ठी भी नहीं उठा सकता? अगले ही पल उसने अपनी फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट कर दिया। वे सभी चौंक के पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि जिस लड़के को वो कमजोर और हारा हुआ समझ रहे थे, वो अचानक एक ही पल में इतना ताकतवर कैसे बन गया। अगले ही पल शू उन सबको एक एक करके मार देता है। थोड़ी देर बाद होटल में शू अपने कंप्यूटर पे बैठा है। वो खुद से बोलता है कि फ्यूरी स्किल कमाल की है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद अब हालत ये है कि माउस पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। ये जानते हुए कि उसे कल पाथ ऑफ डेथ पर जाना है, वो ऑनलाइन कुछ जानकारी इकट्ठा करने का फैसला करता है। वो देखता है कि साइट को एक्सेस करने के लिए 10,000 कॉइन्स देने पड़ेंगे। शू चिढ़ जाता है और पूछता है कि मुझे अभी भी साइट को देखने के लिए पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। थोड़ा सोचकर वो अपने बचे हुए पैसे का यूज करता है। उसे पता चलता है कि पाथ ऑफ डेथ सूखे पत्थरों और जंगली पेड़ पौधे से घिरा हुआ है और बहुत डरावना दिखता है। आगे पढ़ते हुए उसे एक रैंक 3 इवॉल्व्ड रॉक स्नेक के बारे में पता चलता है, जो कि चट्टानों के बीच छिपा होता है और उसके पास एक खतरनाक जहर है जिससे लोग पैरालाइज हो जाते हैं। वहां एक रैंक 4 का बड़े पंखों वाला क्रो है जो इंसान को देखते ही उन पर हमला कर देता है। शू इतने सारे तरह तरह के छोटे बड़े तेज मजबूत सब एक से बढ़कर एक इवॉल्व्ड बीस्ट देखकर चौंक जाता है। वो एक रैंक 5 जायंट मॉन्स्टर के बारे में देखता है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है और एक रैंक 2 डीमन जो बॉल टाइप वेपन से हमला करने में माहिर है। शू रैंक 5 के बीस्ट की तस्वीर देखकर अवाक रह जाता है और महसूस करता है कि वे कितने ताकतवर हैं। शू आह भरते हुए ब्राउजर बंद करता है और सब कुछ लक पर छोड़ देता है। कहता है, अब जो होगा देखा जाएगा। उत्सुकता में शू अपने मास्टर द्वारा दिए गए भाले की कीमत सर्च करता है। वो पाता है कि इसकी कीमत 100 करोड़ यूनियन कॉइन है और तो और यह बस नीलामी में शुरुआती कीमत थी। शू सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि मास्टर इतनी ज्यादा अमीर है और मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया है। क्या वो मुझे सच में पसंद तो नहीं करती है? वो सोचता है, शायद वो चाहती हैं कि मैं आभारी महसूस करूं और उनके लिए खुद को साबित करूं। उधर किसी दूसरी जगह पर हाउलिंग जोर से छींकती है और कहती है कि जब भी कोई मेरी बुराई करता है मुझे हमेशा छींक आ जाती है। आधी रात को शहर के किसी दूसरे कोने में एक गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। जैंग और बाकी सब खत्म हो गए? उन सबको नकारा बुलाती है। वो बोलता है,
अब ये सिर्फ टैंग फैमिली की बात नहीं रह गई है। शू ने हमारे कई मेंबर्स को मार डाला है और अब उसे हमें खत्म करना ही होगा। वो आदेश देता है कि हंटर स्काईनेट पे शू के ऊपर बाउंटी पोस्ट कर दो। एक मेंबर पूछता है, क्या इतनी सख्त कार्रवाई करनी जरूरी है? वो जवाब देता है, अगर हेडक्वार्टर को पता चल गया कि ब्लैक सी ब्रांच एक अकेले लड़के को नहीं संभाल पा रहा, तो हमारी ब्रांच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन एक चलती ट्रेन में हम बहुत सारे यात्रियों को देखते हैं। शू अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। सिस्टम उसका डेटा दिखाता है। शू कहता है, मैंने तो ये फोन कल ही खरीदा है और बस कुछ दोस्तों को ही अपना नंबर दिया हूँ और कोई इतनी जल्दी मुझे कॉल भी कर रहा है। शू नाम देखता है कि ये प्रोफेसर लुओ है और कॉल उठाता है। लुओ पूछते हैं, इस वक्त तुम कहाँ हो? शू जवाब देता है कि मैं अभी ट्रेन में हूँ और पाथ ऑफ डेथ के तरफ जा रहा हूँ। पूछता है, आपने क्यों कॉल किया? कोई खास बात है क्या? लुओ चिंतित होकर पूछते हैं, क्या तुमने हंटर स्काईनेट देखा है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट में बताएं। आपकी राय जानकर खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं इसके वीडियो के अगले पार्ट में।